नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, एक पढ़ी लिखी स्त्री इतनी मजबूर क्यों है। फाल्गुनी अपने पति मेहर महाजन के साथ यूरोप के टूर पर निकली है। 1 महीने का टूर रोम, वेनिस जैसे सुंदर सुंदर शहरों के नजारे लेते हुए पेरिस पहुंचे हैं। पेरिस की छटा है बहुत सुहानी। आज का दिन खूब मजे किए। 3 और दिन का यहाँ पर प्रोग्राम है। वहीं लिस्ट बना रही है कि कल कौन कौन सी जगह पर घूमने जाना है। मेहर का बियर पीने का मन हो रहा था। वह नीचे बार तक गया है। तभी उसकी सहेली दीपिका का फोन आ गया। दीपिका उसकी दूर की रिश्तेदार होने के साथ साथ उसकी परम मित्र भी है। उसी ने फाल्गुनी को घूमने के लिए भेजा है, क्योंकि शादी के बाद 1.5 साल तक वे कहीं घूमने नहीं निकल पाए थे। फोन उठाते ही उधर से दीपिका की आवाज आई। हुगो, अच्छा बताओ, तुम्हारी सास कैसी है? क्यों, क्या हुआ? बस यूं ही पूछ रही हूँ, उनका बिहेवियर वगैरह। अरे भाई दीपी, माना कि तुम साइकोलॉजी में डॉक्टरेट कर रही हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि मेरी सास को ही केस बना पढ़ना शुरू कर दो। और हाँ, तुम्हें याद दिला दूं, हम यहाँ घूमने के लिए निकले हैं। दीपी, ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। बताओ, ये कोई टाइम है ऐसी बातें करने का? मैं अपने अच्छे भले मूड में थी और तुमने ये क्या शुरू कर दिया है यार। हाँ यार, यह तो मैं भूल ही गई। आप घूमने निकले हो, और वो भी शादी के बाद पहली बार। तुम्हें खुद के लिए कुछ समय तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, मैं रखती हूँ, कहकर दीपिका ने फोन रख दिया। लेकिन उसके मन की उथल पुथल कम नहीं हो रही थी। फाल्गुनी और दीपिका की दूर की कजिन, लेकिन दोनों सगी बहनों की तरह हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हर बात साझा करती हैं। फाल्गुनी की शादी अपनी मर्जी से 1.5 साल पहले मेहर से हुई और बहुत खुश थी फाल्गुनी अपने घर में। उसने कभी भी ऐसा कुछ बताया नहीं अपनी सास के बारे में जो अटपटा हो। दीपिका भी फाल्गुनी से मिलने 3-4 बार तो आई है, लेकिन वह यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरी। एक आध दिन ठहर कर वापस चली गई। आंटी से यानी फाल्गुनी की सास से मिलकर वो ऊपर फाल्गुनी के पास चली जाती थी। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि आंटी कैसी है। लेकिन अब इस बार दीपिका ने फाल्गुनी को खुद ही कहा कि वह मेहर के साथ कहीं घूम आए। उसकी सास की देखभाल करने के लिए 1 महीना उनके पास रुक जाएगी। सो वो 1 हफ्ते से दीपिका फाल्गुनी के घर में है। और इस बीच उसकी सास की बहुत अजीब अजीब हरकतें नजर आने लगी हैं। पहले वह जब भी फाल्गुनी से मिलने आई तो आंटी को उसने एक गरिमामय स्त्री के रूप में ही देखा। आंटी की टांगे नहीं चलती, सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उनके स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी। उसके बाद वो उठकर चल नहीं पाई। व्हील चेयर से घर में ही थोड़ा घूम लेती हैं। ऊपर का हिस्सा ठीक है, लेकिन टांगे नहीं चलती। ऐसी अवस्था के बावजूद भी उनको हमेशा संतुष्ट और खुश देखा है। फाल्गुनी भी हमेशा अपनी सास की तारीफ ही करती है। आंटी ने फाल्गुनी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ना कोई रोक टोक और ना ही कभी उन्होंने उस पर कभी किसी तरह की रीति रिवाज या मान्यताएं थोपने की कोशिश की। इसलिए दीपिका ने उनके साथ 1 महीना रहने की हामी भर दी थी। हालांकि उन्होंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। वह अपनी मर्जी से जैसे मर्जी रहे, जो चाहे करे। उन्होंने टोकना तो छोड़, एक बार सर उठाकर देखा तक नहीं। फाल्गुनी के ससुर तो उसे मिलते ही रात को हैं 10 साढ़े 10 घर आते हैं। खाना खाकर आंटी के पास बैठ आधा पौना घंटा बात करके ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए। पहले ही दिन दीपिका को बेहद अजीब लगा जब वह आंटी के कमरे में बैठी उनसे बात करते हुए अपनी किताब उनके मेज पर भूल आई। और याद आते ही लेने गई तो दरवाजे की कुंडी लग चुकी थी। उसने दरवाजा खटखटाया तो आंटी ने बेड के पास लगे स्विच से दरवाजा खोल दिया। लेकिन उसे यह बात अजीब लगी कि मेज आंटी से दूर दूसरी दीवार के साथ रखा है, और
उसने किताब मेज पर रखी थी। वही किताब आंटी के बेड पर पड़ी थी। आंटी ने कुछ खिसियाते हुए उसे किताब दे दी और बोली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी। अच्छा, तुम खत्म कर लो, उसके बाद मुझे भी देना पढ़ने के लिए। दीपिका, जी आंटी, कह गेस्ट रूम में आ गई। लेकिन यह बात उसे काफी देर तक परेशान करती रही कि इतनी जल्दी किताब मेज से आंटी के बेड पर कैसे आ गई। कुछ देर बाद वह फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। लेकिन अगले ही दिन एक बार फिर से शक की वजह मिल गई उसे। खाना बनाने वाली महाराजिन आंटी को चाय पकड़ाने आई तो दरवाजा खुलने पर उसने आंटी को मेज के साथ वाली चेयर पर बैठे देखा। महाराजिन ने ट्रे मेज पर रखी। यह उसने अपनी आंखों से देखा। महाराजिन उसे भी चाय दे गई तो उसने सोचा वह भी आंटी के पास बैठकर चाय पी ले। उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला वह फिर से हैरान रह गई। आंटी बेड पर बैठी थी और ट्रे भी बेड पर ही रखी थी। उसे एक झटका सा लगा। उसे लगा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, पर उसे इस समय कुछ भी बोलना ठीक नहीं लगा। इसके बाद उसने घर में हो रही हर गतिविधि पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसे यही बात अजीब लगी कि आंटी के कमरे की कुंडी हरदम अंदर से बंद क्यों रहती है। आंटी तो चल भी नहीं सकती। उन्हें अपने हर छोटे बड़े काम के लिए किसी की मदद की जरूरत रहती है। उसने महाराजिन से पूछा, क्या आंटी हमेशा ऐसे ही दरवाजे की कुंडी लगा कर रखती है? हाँ, उन्हें हर समय दरवाजा खुला रहना पसंद नहीं। लेकिन अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो वह बेल बजा देती है ना। दीदी, आप क्यों पूछ रही हैं यह सब? आज तक छोटी बहू ने तो कभी कुछ नहीं पूछा। अरे, मैं तो यूं ही पूछ रही हूँ। आंटी चल नहीं सकती, कभी गिर विर जाए तो कैसे कोई अंदर जाएगा? उसकी चिंता आप न करो, मेरे पास हमेशा दरवाजे के लॉक की चाबी रहती है। कहकर वह दीपिका को ऐसी नजरों से घूरकर गई जैसे दीपिका ने उसके घर में सेंध लगा दी हो। दीपिका अब हरदम काफी चौकन्नी रहने लगी। उसे चैन नहीं आ रहा था। 3 दिन बाद जब वह गेस्ट रूम में सो रही थी, उसे साथ वाले कमरे में से किसी के पैरों के थिरकने की आवाजें आ रही थी। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसे समझ में आया कि ये आवाजें उसके साथ वाले कमरे में से, यानी जिसमें महाराजिन रहती हैं, उसमें से आ रही थी। अरे, तो ये क्या महाराजिन नाचती भी है? फिर उसे किसी क्लासिकल सॉन्ग की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी और उसकी लय ताल के साथ थिरकते हुए पैरों की आवाज भी आ रही थी। यह उसे बहुत अजीब लगा। उसे देखने की जिज्ञासा हुई। वह सर दर्द बहाने से पाम मांगने उसके कमरे में गई तो उसका दरवाजा भी अंदर से बंद था। क्या अजीब घर है। हर कोई कमरे की कुंडी मार कर बैठता है। क्या सोना गढ़ा है सब जगह? उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जल्दी नहीं खुला। उसे और भी इरिटेशन होने लगी। उसने दरवाजा थोड़ी जोर से खटखटाया तो महाराजी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही आवाजें बंद। फिर उसका माथा ठनका। उस कमरे में आंटी बैठी हुई थी। उनकी व्हीलचेयर एक तरफ पड़ी थी। चारपाई पर बिस्तर भी नहीं बिछा था। ऐसे लग रहा था अभी चारपाई सीधी कर आंटी का अभी अभी जल्दी में बैठी है। उनकी सांस फूल रही थी। उसने देखा आंटी ने साड़ी भी कमर में खोस रखी थी। उसे देखकर दोनों में आंखों में कुछ इशारा हुआ। महाराजिन ने थोड़ा तुनक कर दीपिका से पूछा, क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए क्या? दीपिका ने कहा, मेरा सिर दर्द के मारे बुरा हाल है। कुछ बाम वगैरह हो तो दे दीजिए। चलिए आप, मैं वहीं दे दूंगी आपको। दीपिका वापस आ गई, लेकिन अब उसने सोचना शुरू कर दिया था कि कोई बात तो है। फुगू से बात करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन वह पता लगा कर ही रहेगी। ऐसे ही सर खुजाते खुजाते 2 दिन और निकल गए। अब वह उन दोनों की तरफ ध्यान देना छोड़ बस अपना लैपटॉप में कुछ ढूंढने बैठी रहती। तीसरे दिन भी कुछ नहीं ढूंढ पाई। वह वहां से उठकर ऊपर छत पर खुली हवा लेने चली गई।
तभी फोन की घंटी बजी। लैंडलाइन फोन फुग्गू के ससुर के कमरे में बज रहा था। दीपिका ने फोन उठा लिया। उधर से किसी की आवाज आ रही थी। अरे सुल्लू, मोबाइल फोन पर कितने कॉल किए, तुम उठा क्यों नहीं रही? ओह दीदी, फोन मेरे कमरे में रखा रह गया। घर में नीचे कोई नहीं था तो मैं इधर जरा किचन में आ गई थी। सुल्लू, तुमने यह क्या कर रखा है अपने साथ? अब बस कर, उठ और अपनी जिंदगी जी। देख, माँ ठीक नहीं रहती, वह एक बार तुम्हें मिलना चाहती है। वह तुम्हें मिलने की रट लगाकर बैठी है। अब ऐसे में जब तुम घर से बाहर तक नहीं निकलती, अमेरिका आने की बात तो छोड़ ही दो। तुम अच्छी भली को जाने क्या हो गया है मेरी बहना। मेरी तो समझ से ही बाहर है तेरा यह नाटक। दीदी, आप कैसे समझोगी? आपने सब भोगा होता तो ही तो आपको समझ आता ना। मैं सब समझती हूँ। पापा को भी तेरे दुख ने असमय ही खत्म कर दिया। माँ तुम्हारे लिए घुली जा रही है। हम सब तुम्हें प्यार करते हैं सुल्लू, फिर भी जीवन को ऐसे नहीं जिया जाता। तुम यहाँ आ जाओ हमारे पास, अपना घर छोड़कर। कौन सा घर? वह जिसमें तुम्हें कभी इंसान का दर्जा तक नहीं मिला। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बेटा और बेटी जैसी बहू। अब तो मोहन भी बहुत ख्याल रखता है मेरा। ओके, लेकिन माँ से मिलने तो आ जा। हाँ, बात करूंगी मोहन से। अच्छा, मैं रखती हूँ। माँ बुला रही हैं। यह सब सुनकर दीपिका की उत्सुकता और बढ़ गई। वह यह तो जान गई कि उसका शक सही था, आंटी चल फिर सकती है। लेकिन फिर यह नाटक। वह बड़ी देर टहलती रही। नीचे आई तो देखा आंटी के कमरे का दरवाजा बंद था। महाराजिन अपने कमरे में बाल बना रही थी। उसे लगा मौका बढ़िया है उससे बात करने का। वह उसी के कमरे में चली गई। जाकर उसने धीरे धीरे महाराजिन से प्यार से बात करनी शुरू की। देखो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे अपना समझ ठीक से बताना। लेकिन महाराजिन तुनक गई। मैं कौन होती हूँ कुछ बताने वाली? आप घर वालों से बात करो ना। यह मत समझना कि तुम नहीं बताओगी या झूठ बोलकर बच जाओगी। मुझे सब पता चल गया है आप दोनों के नाटक के बारे में। अब महाराजन घबरा गई और आकर उसके पास बैठ गई। मैंने कुछ नहीं किया। भाभी ने भी कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे पता है आप दोनों ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं जो भी पूछूं सब सही और सच सच बताना, नहीं तो यह बात घर में सभी को बता दूंगी। नहीं दीदी, ऐसा जुल्म मत करना। भाभी ने बहुत साल नरक की जिंदगी जी है। आप फिर से उनकी जिंदगी नरक मत बनाना। कहते हुए महाराजिन उसके पैरों के पास हाथ जोड़कर बैठ गई। अच्छा, तुम बताओ आंटी को चोट यह कब लगी थी? लगभग 5 साल हो गए। रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण चलना फिरना से बंद हो गया था। सचमुच में दीदी, 3 महीने अस्पताल में रही थी भाभी। फिर ठीक कब हुई? दीदी, यूं कहो 2-2.5 साल पहले शुरू में 5-6 महीने तो बहुत मुश्किल, थोड़ा ही चल पाती थी। धीरे धीरे सही से चलने लगी। लेकिन इस नाटक में भाभी का कोई कसूर नहीं। यह सब उल्टा पुल्टा मंत्रा बन के मैंने ही उनको सिखाया था। कहते हुए महाराजिन रोने को हो आई। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? और फिर आंटी ने क्यों मान लिया? इस तरह से अपने ही घर में अपाहिज बन के रहना? ऐसा नाटक क्यों कर रही हो आप लोग? दीदी, क्या बताएं आपको, भाभी ने कैसे कैसे जुल्म सहे। वह तो चलती फिरती एक लाश की तरह हो गई थी। उन्होंने जीना तभी शुरू किया जब बीमार हो खाट पर पड़ गई। क्या? खाट पर पड़ के कोई कैसे जीना शुरू कर सकता है? सही बात बताओ, इधर उधर की बातें मत करो। यही बता रही हूँ दीदी। इतने साल हो गए मुझे उनको देखते हुए। 15 साल से इनके घर में काम कर रही हूँ। पहले मेरी सास यहाँ खाना बनाती थी। वो भी घर आकर भाभी की बुराई करती थी।
बताती थी कि भाभी ऐसे घर की है, उनको घर में कोई पसंद नहीं करता। सास के बाद जब मैं आई तो मुझे भी यही लगा कि जैसे ये लोग व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही मैं भी इनके साथ करूं। और मैंने भी वैसा ही किया। ब्राह्मण जाति के अहंकार ने मुझे भी अंधा कर दिया। इन सब लोगों की तरह मैं भी भाभी को रसोई में घुसने नहीं देती, भेदभाव करती, उनसे ढंग से बात तक नहीं करती। कभी नहीं सोचा कि नौकरानी रसोई के अंदर हो और घर की बहू रसोई के बाहर खड़ी रहे तो उसे कैसा लगता होगा। लेकिन आंखें तभी खुली जब एक बार मेरा बेटा छत से गिर गया। उसे सर में भारी चोट आई। डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 50,000 लगेंगे। मैं कहाँ से लाती। सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी लेकिन नंगे का भाई नंगा, कौन मदद करे। रोते गिड़गिड़ाते यहाँ पहुंची। सभी को रोते रोते अपनी तकलीफ बताई लेकिन ये लोग बहाने बनाने लगे। 4,000 मेरे हाथ में थमा दिए और कहने लगे 4 महीने की तनख्वाह एडवांस दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। किसी अपने से मांग लूं। कोई अपना इस लायक होता तो मैं इनके घर काम क्यों करती भला। उस घड़ी भाभी ने साक्षात भगवान बनकर मेरे बच्चों को बचाया। भाभी ने चुपके से 5,000 रुपये और 2 सोने की चूड़ियां मेरे हाथ में धर दी और आंखों में इशारे से ही मुझे चुप रहने को कहा। मैं आपको क्या बताऊं उस वक्त मेरे मन में क्या बीती। दिल कड़ा भाभी के पांव छू लूं। बाद में जब मैंने भाभी को कहा कि मैं उनके पैर से धीरे धीरे दे दूंगी तो भाभी ने कहा कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, प्यार की कमी है। उनके पैसे ससुराल वालों को चाहिए नहीं। खुद वे क्या करेंगी, कहीं आती जाती नहीं, कहाँ खर्च करेंगी। किसी के काम आ गए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। उस समय भाभी के लिए मन में इतनी दुआएं निकली किंतु मन ग्लानि से भर गया कि इस देवी के साथ मैंने कैसा बर्ताव किया। साथ ही उसने घिनौना बर्ताव करने वाले के लिए नफरत सी हो गई। पर मैं एक नौकरानी बेबस क्या कर सकती थी। पेट भरने के लिए काम भी तो चाहिए था। लेकिन जब भाभी सीढ़ियों से गिरी, उनकी टांगे खराब हो गई तो जैसे भगवान ने उनको नया जीवन दिया। मरे हुए को कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उन दोनों चुड़ैलों के जुल्मों से भाभी का पीछा छूट गया। टांगे न चलने के कारण आपको पता है, इनकी सास और ददिया सास इनको पूरा दिन भगाती थी। एक पल चैन नहीं लेने देती थी बेचारी को। छोटी जात का होना जैसा जुर्म हो गया उनका। कोई नहीं मानेगा, अच्छे लोग भी ऐसा कर सकते हैं अपनी बहू के साथ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सब खाट पर पड़ने के बाद भी भाभी की जून सुधरी जानवर की योनि में, मानुष योनि में जन्म लिया हो जैसे। अंकल भी आंटी के साथ गलत व्यवहार करते थे क्या? नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। अपने व्यापार में उलझे सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकल जाते हैं और रात को 10 11 बजे घर लौटते हैं। और बेटा और बहू, बेटा बहू तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पास भी समय कहाँ है। वो भी सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं, दोपहर को 2 बजे आते हैं, खाना खा के फिर भाग जाते हैं। फिर वो भी रात को 9 बजे लौटते हैं। भैया जी तो शादी से पहले बाहर ही रहे हैं पढ़ाई की खातिर। इतने साल तक उनको तो कुछ खबर ही नहीं। घर में क्या हो रहा है, पहले स्कूल फिर कॉलेज, वह तो ज्यादातर बाहर ही रहे हैं। अब तो कोई तंग करने वाला नहीं आंटी को। अभी 3 महीने पहले ही तो गुजरी हैं माँ जी। उसे 6 महीने पहले दादी जी गुजरी हैं। भाभी चलती फिरती तो उनको फिर से वही नरक जीना पड़ता। आप नहीं जानती नरक क्या होता है। जानती होती तो भाभी को जरूर समझती। इतने में घंटी बजी तो महाराज जी उठ कर जाने लगी। अच्छा, अब तुम मेरा एक काम करना, आंटी को कुछ नहीं बताना हम दोनों में क्या बात हुई है। मैं कुछ सोचूंगी उनके लिए। यह कहकर दीपिका वापस गेस्ट रूम में आ गई। उसके मन में जो उथल पुथल थी वह तो शांत हो गई, लेकिन आंटी के साथ जो हुआ उसके बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा। उसके
मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगे। क्या हम आधुनिक हो गए हैं? क्या इंसान को इंसान का हक मिल रहा है? हम अभी भी किस तरह भारत में जी रहे हैं? आजाद भारत में क्या सच में सभी आजाद हैं? एक पढ़ी लिखी गरिमामय स्त्री इतनी मजबूर हो सकती है? क्या अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें मालूम नहीं होती? यह सोचते सोचते उसे झपकी आ गई और जब नींद खुली तो उसने महाराजिन को चाय बनाने के लिए कहा। महाराजिन उसे चाय देने आई तो उसकी आंखें कुछ कह रही थी। दीपिका ने पूछा, क्या हुआ? महाराजिन रोने लगी और रोते रोते उसने कहा, दीदी मुझे माफ करना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने भाभी को सब बता दिया। दीपिका सर पकड़कर बैठ गई। वह इस समस्या को किसी और तरह से सुलझाना चाहती थी, लेकिन अब क्या हो सकता था? उसने कुछ सोचा और चाय का कप उठाकर आंटी के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर गई, देखा आंटी की आंखें सूजी हुई थी और चेहरा बहुत उतरा हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। 10-15 मिनट कोई कुछ नहीं बोला। फिर दीपिका ने हौले से उनके कंधे पर अपना हाथ रखा तो आंटी फपक फपक कर रोने लगी और कहने लगी, बस अब यही बचा देखने को। भोगना तो बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन अपने किए पर घोर शर्मिंदगी पहली बार हुई। दीपिका ने अपना उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। नहीं, ऐसा मत कहिए। अब तुम जो चाहो समझ लो, कायर समझो या पापी। मानती हूँ, पाप तो मैंने किया है, पर मुझे पाप करना पड़ा फिर से जीने के लिए। बहुत साल हो गए थे अपनी लाश को ढोते हुए। घृणा, अपमान, यातना और द्वेष से आहत होते हुए भी अपनी लाश को दौड़ाती भगाती थकाती मेरी आत्मा चूर चूर हो चुकी थी। मुझे सुख की नींद तक नसीब नहीं थी। सुबह 4:30 बजे हाँक दिया जाता, रात के 11-12 बज जाते। किसी को मेरा ख्याल नहीं आया। सब अस्पताल में रात दिन बेड पर पड़ी सोती रही तो मुझे लगा यहाँ तो जन्नत है। 3 महीने रही, अस्पताल में रही। सच बताऊं, जब मुझे होश आया अस्पताल में, जब डॉक्टर ने बताया कि मैं हमेशा के लिए बेड रेडिन हो सकती हूँ, पता नहीं कभी चल पाऊंगी या नहीं, तो मैं बहुत दुखी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे लेटकर आराम करना और बेड पर लेटकर अपनी पसंद की किताबें पढ़ना मुझे भाने लगा। मेरे पति मोहन ने अस्पताल में शादी के बाद पहली बार मुझे कोई किताब ला कर दी थी। उनको पता था मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। फिर आंटी थोड़ा हंसकर बोली, इन किताबों के कारण ही तो हम दोनों मिले थे। और फिर एक ऊंची जात के लड़के को नीची जात की लड़की से प्यार हो गया। नहीं आंटी, अब कौन मानता है इन सब बातों को? हाँ, मैं भी यही सोचती थी कि अब कौन मानता है इन बातों को। इसीलिए अपने पापा के समझाने पर भी मैं नहीं मानी थी। मुझे लगा था जाति पाति क्या होती है, क्योंकि एक ऐसे ही घर में जन्मी और पली थी मैं। मतलब मतलब मेरी माँ क्षत्रिय थी। मेरे नाना जी ने क्षत्रिय होते हुए भी माँ की शादी नीची जाति के लड़के से, यानी कि मेरे पापा से ही कर दी, क्योंकि उन्होंने मेरे पढ़े लिखे और चरित्रवान पापा को माँ के लिए योग्य वर समझा। मेरे नाना जी स्वामी श्रद्धानंद जी के भक्त थे। वह स्वामी श्रद्धानंद जी के विचारों से अभिभूत थे और मेरी माँ को भी नाना जी के फैसले पर कभी कोई मलाल नहीं था। माँ हमेशा गर्दन उठाकर चलने वाली औरत थी और उन्होंने हमें भी यही सिखाया था। पापा दिल्ली में कॉलेज के प्रिंसिपल थे। कॉलेज कैंपस में ही हमारा घर था। आसपास सभी पापा के जानने वाले थे। शायद इसीलिए हमें अपनी नीची जाति का एहसास नहीं हुआ। हम दोनों बहनें पढ़ने में बहुत तेज थीं। मेरी दीदी स्कॉलरशिप पर अमेरिका पढ़ने गई थी। लेकिन इससे क्या होता है, जाति तो जाति है। शायद यहाँ इंसान की हैसियत, पढ़ाई लिखाई या चरित्र कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ जाति ही देखी जाती है। आंटी, पर आप दोनों ने तो लव मैरिज की थी ना? प्यार में जाति या धर्म कहाँ देखा जाता है? हाँ, सही कहा, प्यार में नहीं, किंतु शादी के लिए यह सब जरूर देखा जाता है।
जब मैंने मोहन से शादी करने की बात घर में रखी तो पापा ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि यह फैसला मेरे लिए जिंदगी भर पछतावे का कारण बन सकता है। पापा ने तब मुझे पहली बार बताया कि पढ़े लिखे होने, प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी उन्हें कदम कदम पर जाति के कारण काफी कुछ सहना पड़ता था। और फिर ये तो जिंदगी भर के बंधन की बात थी। पर मैं नहीं मानी। प्यार में अंधी थी और फिर माँ भी मेरे साथ थी। हमारी शादी हो गई, लेकिन इसे मोहन के घर वालों ने हमें स्वीकार नहीं किया। 3 साल हम दिल्ली में किराए का घर लेकर वहीं रहे। मोहन ने नौकरी कर ली। साल भर बाद मेहर का जन्म भी हो गया। साल के बाद घर के लोग मोहन को मुझे छोड़ने के लिए और घर वापस आने के लिए जोर डालने लगे। धीरे धीरे मोहन भी पिघलने लगे थे। यह घर वापस आना चाहते थे, लेकिन इनकी एक ही शर्त थी कि मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर ही घर आऊंगा। अंत में घर वालों को मोहन की शर्त माननी पड़ी। मोहन हम दोनों को लेकर घर आ गए। मोहन बहुत खुश थे। इनको लगा उन्होंने अपनी जंग जीत ली है, लेकिन इस जंग में प्यादा मैं थी। इस जंग में इस प्यादे को कितनी चोटें आई हैं और कहाँ कहाँ जख्म हुए हैं, इसकी खबर लेने की सुध किसी को नहीं थी। यह कहते हुए आंटी फिर से रो पड़ी। साथ में खड़ी महाराजिन भी सुबकने लगी। दीपिका को महसूस हुआ उसकी अपनी आंखों के कोर भी भीग चुके थे। कपों में पड़ी हुई चाय ठंडी हो चुकी थी। दीपिका ने महाराजिन को चाय बनाने भेज दिया और आंटी को गले से लगाकर दुलारती हुई बोली, आंटी, मैं आपको बिल्कुल भी दोषी नहीं मानती हूँ। दोषी वे सब हैं जिन्होंने आपको ये सब करने पर मजबूर कर दिया। वह इंसान जिसने आपको प्यार कर शादी करी, उसके बाद पति का फर्ज निभाने में नाकाम रहा, वह दोषी है। जिन्होंने आपसे बेटे के फैसले के विरोध में आपको प्रताड़ित किया, वे दोषी हैं। वह हर एक इंसान दोषी है जिसने आपको नहीं स्वीकारा। कहते हुए दीपिका भी अपनी रुलाई को रोक नहीं पाई। थोड़ी देर तक यूं नमकीन पानी बहता रहा। दोनों के आंसू एक धारा में बहे तो दोनों मन भी एक दूसरे से दोस्ती कर चुके थे। दीपिका को लगा अब वह आंटी से खुलकर बात कर सकती है। उसने पूछा, लेकिन आंटी, इतने लंबे समय तक आपने आपको एक कमरे में बंद रखकर क्या स्वयं को पीड़ा नहीं दे रही हैं? यह अपाहिज होने का त्रास आप क्यों झेल रही हैं? ताकि मैं ठीक से सो सकूं, ताकि एक अच्छी नींद के बाद अच्छी सुबह का आनंद ले सकूं, ताकि मैं कुछ पढ़ सकूं जिसके लिए मैं इन सालों में तरस गई। मैं उस नरक से दूर होकर अपने बसाए जहान में बसकर खुश हूँ। एक दोजख से आजाद हो चुकी हूँ। मैं चैन से सांस ले सकती हूँ। क्या बताऊँ बेटा, सोसाइटी में या रिश्तेदारी में कहीं जाना पड़ता तो सब लोग की नजरों में मेरे लिए कितना रोष और तंज होता था। उनकी खा जाने वाली तंज भरी नजरें मेरे मन को अंदर तक जख्मी कर देती थी। उस कठोर और भद्दे समाज से जिसमें मेरे लिए जिल्लत और तंज के सिवा कुछ न था, जिसमें रहते हुए मैं अपने आप से भी डरने लगी थी। उस समाज से दूर रहने का बहाना है। अब मेरे पास रोज जहर पीते पीते अपना उत्पीड़न करवा कर मर रही थी। आखिर उससे छुटकारा मिल गया मुझे। अगर यह एक्सीडेंट न होता तो शायद मैं इस तरह से कभी सोचती ही नहीं अपने लिए। लेकिन यह सब हुआ और फिर जिस पति ने सालों से मेरा चेहरा भी कभी ढंग से नहीं देखा था, वो अब मेरे पास बैठने लगा है। जिससे सालों पहले मेरा प्यार हुआ करता था, मुझे प्यार करता था, वह मुझे फिर से प्यार करने लगा है। और मेरा बेटा, वह भी मुझ पर ध्यान देने लगा है। ये सब खोने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अब मैं फिर से पीड़ा का एक टुकड़ा भी लेने को राजी नहीं हूँ। पहले मैं यही सोचती थी कि मेरी आत्मा और मन दोनों मर चुके हैं, सिर्फ शरीर ही जिंदा है इन सब के लिए, जिसे ये लोग जिस तरह से भी काम में लेकर उसे रोज अपनी सारी करवाहटों से नहला सकते हैं। लेकिन मैं गलत थी। आत्मा का एक फटा हुआ टुकड़ा कहीं
अटका हुआ था। मैंने देखा मेरा मन अभी भी प्यार और संवेदना को पाकर खुशी महसूस कर सकता है। मुझे अपने पति और बेटे से केयर और अटेंशन मिल रही है, जिसके लिए इतने साल तरसती रही। बस मैंने मन ही मन फैसला कर लिया फिर से न चलने का, आंटी। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आपको त्रास देने वाले लोग अब इस जहान में नहीं हैं। वो सब ऊपर स्वर्ग में बैठे होंगे। तो आप भी यहाँ अपना स्वर्ग बनाओ। मैं अपनी बहन जैसे मित्र को खूब अच्छे से जानती हूँ। फाल्गुनी आपको कभी भी किसी काम से नहीं रोकेगी। आप उठो, अपनी रसोई संभालो। उसने एक बार फिर से आंटी से लिपटते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। आगे से डांस करने के लिए भी आपको दरवाजा लॉक नहीं करना पड़ेगा। मुझे भी आपसे डांस सीखना है। महाराजिन चाय लेकर आ चुकी थी। उसने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, अब आप किचन के अंदर रहना और मैं किचन के बाहर खड़ी रहूंगी। क्यों, ठीक है ना? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। चाहे मैं हूं या कोई और, रसोई के बाहर या कमरे के बाहर कोई नहीं रहेगा। उसी समय घबराते हुए बोली, पर बेटा ये सब कैसे होगा? क्या सब लोग मेरी सच्चाई जानकर मुझसे प्यार कर पाएंगे? क्या? दीपिका बात बीच में काटते हुए बोली। लेकिन कोई बताएगा नहीं आंटी, तो सच्चाई जानेगा कौन? हंसते हुए बोली, क्या इस कमरे में किसी को कुछ पता है? भाई मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो बस अपने एक मित्र न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेकर आपको चलने में सहायता कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। फिर भी कभी तुम्हारे मुंह से किसी के सामने कुछ बात निकल जाए तो मेरा क्या होगा? मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस नाते मुझे अपनी मरीज की हर बात गोपनीय रखनी होती है। और फिर आपने मुझे इतनी बार बेटा भी तो कहा है। आंटी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कब और कैसे चलेंगी यह सब मुझ पर छोड़ दो। दीपिका ने उठकर फिर से आंटी को अंक में भर लिया और बोली, अपनी बेटी पर भरोसा रखो आंटी, और अपने आप पर भी। दीपिका को गए हुए 4 महीने हो चुके हैं। आज सुलोचना यानी कि सल्लू ने अपनी बहन को फोन लगाया। वह खुशी से उसे बता रही है कि वह जल्दी ही माँ से मिलने अमेरिका आना चाहती है। पास खड़े मोहन ने उसके हाथ से फोन लेकर खुशी से भीगी आवाज में कहा, दीदी, माँ से मिलने सल्लू अकेली नहीं आएगी, मैं भी आऊंगा साथ। पता नहीं कब से नहीं निकले घर से हम दोनों इकट्ठे। मालूम नहीं क्यों आज सल्लू का दर्द मोहन की आंखों से बह निकला। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।